बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम चैप्टर नंबर 8 को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। उसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, आप उसकी प्रिपरेशन करें, उनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे स्टार्ट में। और उसके अलावा जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 8 से उनको हम डिस्कस करेंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम उसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम पढ़ेंगे इस होपफुली कि इस वीडियो में हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करें। और उसके अलावा एक और वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो अपलोड कर दूंगा, उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको हम ज़रा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला एमसीक्यूज़ है जी, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। कब ये डेवलप हुई? कि 1972 के अंदर ये डेवलप हुई। ये डेवलप हुई जी बेल लैब यूएसए के अंदर, और फेमस बेल लैब है जहाँ पे इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। और इसको डेवलप करने वाला एक पर्सन है जिसका नेम था डेनिस रिची। तो ये इसने उसको डेवलप किया। और ये साथ से थोड़े से जो है ना साथ साथ थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और डेनिस रिची एक पर्सन है, उसने इसको डेवलप किया। अच्छा, उस दौर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो रहा था, और इसके सिस्टम प्रोग्राम्स बनाने के लिए, यूटिलिटीज़ बनाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। तो ये हमारे पास 1972 है। सी वॉज डिज़ाइन टू राइट प्रोग्राम्स फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके पास सी वाला ऑप्शन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो रहा था जी। इसके प्रोग्राम्स बनाने के लिए क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी। कौन सी लैंग्वेज है जिसने डेवलपमेंट प्रोवाइड की, सी लैंग्वेज जिसकी बेस के ऊपर बनी? दैट इज़ अ बी लैंग्वेज। मतलब कि आपके पास जो है सबसे पहले लैंग्वेज आई CPL, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये रिचर्ड मार्टन एक पर्सन है, उसने डेवलप की। उसके बाद इससे डेवलप हुई थी बी लैंग्वेज, और ये बी लैंग्वेज डेवलप करने ये कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने बनाई थी 1970 में। ये बी लैंग्वेज डेवलप, और बी लैंग्वेज से फिर हमारे पास क्या है, कौन सी लैंग्वेज आई? सी लैंग्वेज आई। और ये एक्चुअली बेसिस है जिसकी बेस के ऊपर सी लैंग्वेज डेवलप हुई है। और C++ जो है ना वो सी की लैंग्वेज के ऊपर डेवलप हुई है। तो इस तरह सो ऑन। तो मतलब आपके पास क्या है, बी लैंग्वेज ने ही बेसिस प्रोवाइड की है सी लैंग्वेज की, और सी लैंग्वेज ने बेसिस प्रोवाइड की है C++ की। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है। ये द स्टेटमेंट रिटन बाय प्रोग्रामर, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। वो कोड जो प्रोग्रामर लिखेगा, और जो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड, ये सोर्स कोड होता है बच्चों। और ये सारा आपने सी का प्रोग्राम लिखा, और ये एक प्रोग्रामर होता है, एक यूज़र होता है जो इस कोड को लिखता है। दिस इज सोर्स कोड जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम राइट करते हैं। दिस इज अ सोर्स कोड। द कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर इज कॉल्ड सोर्स कोड, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। और उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सेव अ फाइल। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आता है ये। ज़रा इसको ज़रा देखिएगा बच्चों आप लोग, कि कौन सी की है जिससे हम जो है ना सेव करते हैं। वो हमारे पास F2 की है। टर्बो C++ के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। तो ये सेव, ये हमारे पास समझो टर्बो C++, कि टर्बो C++ के अंदर हम कौन सी की प्रेस करते हैं, हमारा सोर्स कोड सेव होता है, दैट इज़ F2। और F3 हमारे पास होती है। F3 हमारे पास फाइल को ओपन करने के लिए होती है, और इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, और साथ साथ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ दे रहा हूँ। F2 हमारे पास किस लिए होता है? ये होता है सेव करने के लिए, किसी भी सोर्स फाइल को सेव करने के लिए। और F3 किस लिए होगा? ये ओपन करने के लिए किसी फाइल को, ये हम ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, द प्रोग्रामर यूजली एंटर सोर्स कोड इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग, कहाँ पे हम सोर्स कोड लिखते हैं, कंपाइलर में लिखते हैं। कंपाइलर तो ट्रांसलेट करता है, डीबगर है, लिंकर है, तो हम यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट एडिटर में। तो नॉर्मली तौर पे हमारे पास जो सोर्स कोड है वो टेक्स्ट एडिटर होता है, उसके अंदर हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। मतलब एक स्पेस होती है, एक विंडो होती है, और टेक्स्ट एडिटर हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस जहाँ पे हम सारा अपना सोर्स कोड लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे हम अपना सोर्स कोड क्या करेंगे, राइट करेंगे, टेक्स्ट एडिटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप इन MCQs को बहुत अच्छे से तैयार करो, अभी से तैयार करना शुरू करोगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और MCQs है हमारे पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। टर्बो C++ कैन कंपाइल असेंबली प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम्स ओनली, मशीन प्रोग्राम, C एंड C++ प्रोग्राम्स। तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें हम C लैंग्वेज के भी प्रोग्राम बना सकते हैं और C++ के भी बना सकते हैं। बेसिकली ये C++ का हमारे पास कंपाइलर है, लेकिन हम इसमें C के प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो ये दोनों के प्रोग्राम हमारे पास क्या है, हम बना सकते हैं। C वाले प्रोग्राम भी और C++ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज के प्रोग्राम्स, दोनों लैंग्वेज में प्रोग्राम्स हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है जी एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्राम, इसकी एक्सटेंशन क्या है जी, .c है, .c हमारे पास एक्सटेंशन है। और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो सोर्स कोड है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सोर्स कोड है जो यूज़र ने लिखा, और इस कोड को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, OBJ के अंदर, यानी .obj कोड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंपाइलिंग, यानी कंपाइलर ही करता है, ये कंपाइलेशन करता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इसको ये 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऑब्जेक्ट कोड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सबको पता है, हम एक की प्रेस करते हैं Alt+F9, इन्वोक करते हैं कंपाइलर को, और वंस पहले सबसे पहले हमने सोर्स कोड राइट करना है, यूज़र सोर्स कोड राइट करेगा और सोर्स कोड कंप्यूटर को समझ नहीं आता क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज में है। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइल करता है, और उसके लिए हम Alt+F9 की प्रेस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन बोलते हैं। कंपाइलिंग समझ लो एक प्रोसेस है जिसमें सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर, कंपाइलर का आउटपुट क्या होगा, यस ये वाला आउटपुट है, अभी हमने डिस्कस किया, इसका आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड होगा। ये हमारे पास कंपाइलर का आउटपुट है, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड, जो 0101 की फॉर्म में होता है, और जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है इसको अंडरस्टैंड करना। तो ये हमारे पास कौन सा है जी, ये ऑब्जेक्ट कोड है, ये वाला जो आंसर है इसका सही है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर इस तरह मूव करें, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अक्सर आपको पता होगा, लेकिन आप इसको ज़रा देखो, इसको वर्किंग करो, इसके ऊपर फोकस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू लोड अ प्रोग्राम टू इन मेमोरी टू रन करने के लिए कौन सी की होती है, यानी कंपाइलेशन के बाद हमारे पास एक की होती है जिसको हम बोलते हैं Ctrl+F9, ये रन करने के लिए होती है। कंपाइल करने के लिए Alt+F9 है, और रन करने के लिए हमारे पास क्या है, Ctrl+F9 एक की होती है, और हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है हार्ड डिस्क से, और वो रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। .exe फाइल कौन हमें देता है, ये हमें देता है लिंकर। लिंकर भी एक प्रोग्राम है, वो क्या करेगा, जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास आता है .obj कोड, .obj कोड जैसे ही आएगा, लिंकर उसके साथ ऐड करता है लाइब्रेरी फंक्शंस,
लाइब्रेरी फंक्शंस। हेडर फाइल्स को लुक करेगा, चेक करेगा कि हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर तो वो नहीं होंगी तो इसका मतलब है आपके फंक्शंस लिंक नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली लिंक करता है कि जो भी लाइब्रेरी फंक्शन है उनसे रिलेटेड हेडर फाइल्स मौजूद है, और वो ओबीजे कोड के साथ क्या कर देगा, उसको लिंक कर देगा और एक नया कोड बनाता है, नई फाइल बनाता है जिसको हम बोलते हैं .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें कौन बना के देगा, लिंकर बना के देगा। लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ लाइब्रेरी फंक्शंस को लिंक करेगा और एक नया कोड बनाएगा जो दैट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। उसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं और उसको एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अगर हमारे पास नेक्स्ट हम जरा इसमें देखें, हमारे पास सी स्टेटमेंट्स एंड विद सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा होता है जी। सी स्टेटमेंट्स जैसे हम लिखते हैं जी, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, और उसके बाद लिखते हैं हेलो स्टूडेंट्स। मैंने हेलो लिखा है यहाँ पे और आखिर में ना स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं कहाँ पे ख़त्म होती हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं हम। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव स्कैनएफ फंक्शन। 14 के ऊपर हम आ रहे हैं कि स्कैनएफ का होना लाजमी है। गेट करेक्टर फंक्शन हम लगाएंगे, मेन फंक्शन या प्रिंट फंक्शन। आपको पता होना चाहिए सी लैंग्वेज एक फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें मेन फंक्शन का होना लाजमी है। हमारे पास मेन फंक्शन का होना लाजमी है, बाकी फंक्शन हो ना हो, बाकी कुछ हो ना हो, ठीक है ना। मेन फंक्शन लाजमी हो, और एक सी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक मेन फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मेन फंक्शन एक होगा और इसका होना लाजमी है, मस्ट है। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, मेन फंक्शन का होना क्या है इसमें लाजमी है। अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो टू डेवलप अ प्रोग्राम, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। हर लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करके हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, उसको सिंटैक्स बोलते हैं उस लैंग्वेज का। कंपाउंड स्टेटमेंट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इन। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जब जिनको हम करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करते हैं उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं। नॉर्मली तौर पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है उसको हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन एक से ज़्यादा जहाँ पे स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स के अंदर क्लोज करना, उनको बाउंड करना लाजमी होता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करती हैं, इनक्लोज करती हैं। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन बिटवीन, हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता जी, हमारे पास ब्रेसेस हैं उसमें नहीं होता, ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर होता है हेडर फाइल्स का नेम। जैसे हमारे पास क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो ये आपके पास स्टार्ट, आपके पास ये एंगल ब्रैकेट है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है, तो उसके बीच में हम लिख सकते हैं। ये बिल्ट इन हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, और हमारे पास जो यूजर डिफाइंड होती हैं उनको हम डबल कोटेशन के बीच में लिख सकते हैं, जैसे माई फाइल डॉट एच। अब ये हमारे पास क्या है, ये यूजर डिफाइंड होगी, मतलब यूजर डिफाइंड का मतलब फॉर एग्जांपल हमने बनाई तो हम लिख सकते हैं, ये आपके पास बिल्ट इन होती हैं, ये डेवलपर्स की तरफ से होंगी, ये सी लैंग्वेज की तरफ से होती हैं, और वो हम एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। तो होपफुली बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है जी, वॉइड ऑक्युपाइज हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी। 0 बाइट ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि आपके पास वॉइड एक आपके पास क्या है, शो करता है कि ये इसमें इसमें कोई रिटर्न टाइप ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये 0 आपके पास क्या है, स्पेस ऑक्युपाई करेगा रैम के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बच्चों हम नेक्स्ट मूव करें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। दीज आर कमांड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर लोडर सी प्री प्रोसेसर। ये सी प्री प्रोसेसर के लिए हमारे पास क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं। सी प्री प्रोसेसर क्या होता है बच्चे, मैं आपसे ज़रा डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं ना, तो उसमें हमने ना ये कुछ ऐसी कमांड्स भी लिखते हैं जो आपके पास हैश से स्टार्ट होती हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, आपकी डिक्शनरी हेडर फाइल्स होती हैं,
और उसमें हमारे पास कुछ मैक्रोज हो सकते हैं, हैश डिफाइन, जैसे ए है और 10 लिख दिया मैंने। तो हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स क्या करेगा, उन लाइंस को मॉडिफाई करता है बिफोर कंपाइलेशन, ठीक है ना। और ये जो आपके पास प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स, ये सी प्री प्रोसेसर के लिए कमांड्स होती हैं कि ताकि आप अपने कोड को मॉडिफाई करो बिफोर कंपाइलेशन। मतलब ये लाइंस क्या होती हैं, मॉडिफाई होती हैं। ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास क्या है, चेंज होती हैं, इनको भी कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलेशन से पहले। यानी जब Alt+F9 हम प्रेस करते हैं उससे भी पहले ये जो आपके पास वो लाइंस जो हैश के साथ शुरू होती हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है और रेडी किया जाता है, और उसके बाद फिर हम Alt+F9 जो है ना प्रेस करते हैं। तो दीज आर द कमांड्स फॉर प्री प्रोसेसर बिफोर कंपाइलेशन, and that commands that are commands that means to that C preprocessor must convert these lines start with hash before the compilation। कि ये C प्रोसेसर को ये कहता है कि आप इन लाइंस को मॉडिफाई करो बिफोर कंपाइलेशन। अच्छा, उसके बाद C हेडर फाइल्स इन C कंटेन्स, इसमें क्या होती हैं जी, बहुत सारी आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो इन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद हैं। अगर हम C99 के स्टैंडर्ड्स को देखें तो हमारे पास देयर आर 27 हेडर फाइल्स। कितनी हेडर फाइल्स हैं जी, 27 हेडर फाइल्स मौजूद हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इनको हम लाइब्रेरी फाइल्स भी बोलते हैं, हेडर फाइल्स को हम लाइब्रेरी फाइल्स भी बोलते हैं बच्चों। तो ये आपको एक्स्ट्रा मैं नोट्स साथ साथ लिख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता हो। और इन हेडर फाइल्स के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके में से एक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। अच्छा, इसके अंदर कौन सा फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर स्कैन एफ का फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक हेडर फाइल है मैथ डॉट एच, और मैथ डॉट एच के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे साइन का फंक्शन है और SQRT का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, एटसेट्रा। तो ये आपके पास फंक्शन यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट में क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, गेट करेक्टर का फंक्शन है, गेट करेक्टर ई का फंक्शन है। तो आपके पास जो हेडर फाइल्स होती हैं बच्चों, उनमें हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो ये 27 हेडर फाइल्स हैं, और हर हेडर फाइल्स के अंदर आपके पास क्या है, काफ़ी सारे बेशुमार फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। बेशुमार तो नहीं कह सकते, लिमिटेड फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज में। और ये अप टू 300 to 400 के करीब करीब फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जो इन तमाम हेडर फाइल्स में मौजूद है। विच हेडर फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन, और जैसे प्रिंट एफ एक फंक्शन है, स्कैन एफ एक फंक्शन है, SQRT मैथ का एक फंक्शन है। इसी तरह अप टू 300+ फंक्शंस मौजूद हैं तमाम सी लैंग्वेज की हेडर फाइल्स में, टोटल काउंट करें अगर हम तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, विच हेडर फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हमारे पास एक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन होता है। क्लियर स्क्रीन का CLR SCR एक ये फंक्शन होगा। गेट CH का फंक्शन है, गेट करेक्टर का फंक्शन इसमें होता है। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, ST स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन होता है, और स्ट्रिंग अपर का फंक्शन होगा, यानी जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग लोअर का फंक्शन है। और मैथ में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ABS का फंक्शन है, साइन कॉस का फंक्शन है। तो ये सिर्फ 4 हेडर फाइल्स है। इसी तरह हमारे पास क्या है, 23 हेडर फाइल्स और मौजूद हैं, और उनमें बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, और जो हमारे पास स्पेशल फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल क्या है, डॉट एच है। ये पता होना चाहिए आपको। प्रोग्राम सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय, कौन डिटेक्ट करेगा, कंपाइलर डिटेक्ट करेगा। और जो भी सिंटैक्स एरर होगा
अगर हमने लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया फॉर एग्जांपल, और हमने वॉइड में वी कैपिटल लिख दिया, तो ये सिंटैक्स एरर है। और उसके अलावा करली ब्रेसेस को मैंने स्टार्ट किया और क्लोज नहीं किया, तो ये सिंटैक्स एरर है। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन है, बच्चों ज़रा देखते जाइएगा, प्रिंट एफ का पी कैपिटल लिख दिया, ऐसा ये अनडिफाइंड फंक्शन है, तो स्मॉल लेटर में आना चाहिए। तो ये आपने देखना है कि एरर्स क्या है। मेन पॉइंट बच्चों ये है कि आपको पता होना चाहिए किस टाइप का एरर है और जो कंपाइलर हमें देता है। तो पहला पहला पॉइंट ये समझिएगा, जो भी हम साइंटैक्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे, लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें कंपाइलर सिंटैक्स एरर देता है एट कंपाइलेशन टाइम। जैसे ही हम Alt+F9 करते हैं, हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट ही नहीं होता जब तक कि सिंटैक्स एरर हमारे कोड में मौजूद है। अच्छा, जैसे ही हमारे पास क्या है, हमने दोबारा उसको एडिट करते हैं, हमने एरर को ओके कर दिया, करेक्ट कर दिया, दोबारा हम Alt+F9 करते हैं, अब 0 एरर है, इसका मतलब है अब उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो जैसे ही हम Ctrl+F9 करेंगे वो रन हो जाएगा। अच्छा, अब रन टाइम के ऊपर जो एरर करते हैं हम, यूज़र करता है, कमिट होते हैं, वो हमारे पास रन टाइम एरर होते हैं। और उसमें फिर ये होता है कि हम फिर देखते हैं, उसमें दो तरह के एरर आ सकते हैं उसमें। अब ये रन टाइम एरर में ये होता है कि कोई भी जो है ना, आप डाटा टाइप को चेंज करते हो, कोई इंटीजर है उसमें टेक्स्ट को स्टोर करने की कोशिश करते हो, और स्ट्रिंग में आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हो, तो इस तरह के जो एरर होते हैं, या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, वो रन टाइम एरर हैं, जो इलीगल फंक्शन परफॉर्म करने के साथ अराइज होते हैं। अगर यूज़र की तरफ से कोई इलीगल फंक्शन परफॉर्म होता है ड्यूरिंग रन टाइम, तो वो आपके पास क्या है, रन टाइम एरर है। और लॉजिकल एरर वो होता है जो आपके रिजल्ट्स जिसकी बेस के ऊपर आपके आउटपुट सही नहीं आते, वो आपके लॉजिकल एरर होते हैं। वो लॉजिक में मिस्टेक करते हो आप, तो फिर आप जाके उस लॉजिक को करेक्ट करते हो। सबसे मुश्किल एरर लॉजिकल एरर है, सबसे आसान एरर हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एरर है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम्स, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीबगिंग बोलते हैं। ये जरा वर्ड आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। विच एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म इलीगल ऑपरेशन, वो हमारे पास रन टाइम एरर है। डिवीजन बाय जीरो, 5 डिवाइडेड बाय जीरो किसकी एग्जांपल है, ये रन टाइम की एग्जांपल है। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बग्स, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स, बी वाला ऑप्शन है। बेटा ये बहुत इजी से एमसीक्यूज हैं, बस आपने ना इनको गो थ्रू करना है, और इनको एग्जाम के लिए आप ना डेली की एक वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करो, अपने क्लास फेलोज के साथ अपने स्टेटस पे लगाओ, और ये आप लोगों ने करना है बच्चों, और इसको आपने अच्छे से परफॉर्म करना है। और जो है ना, आपने ना इस पे वर्क करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ये सारा डाटा जो मैंने यहाँ पे आपसे जो है ना, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के रिजल्ट्स बेहतर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर, किस में ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ मशीन लैंग्वेज में, बाकी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर है, C++ में हमारे पास कंपाइलर है। मशीन लैंग्वेज में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये होती ही आपके पास क्या है, मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में है, तो इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है जी, लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें, तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, और ये हार्डवेयर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर की, आपकी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग होती है। और उसके अलावा जो हमारे पास क्या है, इन असेंबली लैंग्वेज लॉन्ग मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं। और ये आप यूज़ करते हो जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, जैसे मैं कहता हूँ जी ऐड, ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, C, A और B। अच्छा, अब अगर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखेंगे हम कहेंगे जी ऐड, और हमारे पास क्या है, B
अच्छा, इसका इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ऐड होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हैं, मल्टीप्लाई हैं, ये जो आपके पास इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो हम नॉर्मली तौर पे लो लेवल लैंग्वेज में, हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग में, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में यूज़ करते हैं, इनको हम निमोनिक्स बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ये। और सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो कौन सी है, दैट इज अ मशीन लैंग्वेज, वो मशीन लैंग्वेज है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, और अब हम मूव करते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा थोड़ा मैं आपसे ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। आप यहाँ से देखें, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सबको पता है, दैट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक प्रोग्राम हमने लिखा, उसमें हमारे पास क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है एक कंप्यूटर। ये इंस्ट्रक्शन जाती हैं कंप्यूटर के पास, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें वो टास्क प्रोवाइड करके देता है, जो हमें काम करके देता है जो इस इंस्ट्रक्शन में मौजूद है। यानी जैसे आपके पास क्या है, आपको कोई कुकिंग करनी है और आपको कोई स्पेसिफिक डिश बनानी नहीं आती, तो आप कोई रेसिपी आपको मिलती है, आप उस रेसिपी को फॉलो करते हो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, और आप अपनी कुकिंग कर रहे होते हो। तो इसी तरह हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि वो हमारे लिए कोई टास्क परफॉर्म करे, और वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ना, उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। और उनको हम किसी भी मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उनको हम बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंपल्स। होपफुली बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं जी, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स। अब ये प्रोग्राम्स हम बनाएंगे कहाँ पे, अब ये हम बनाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। दीज आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। यानी हमारे दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे मैं आपसे किसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करते हैं, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ये कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। पर्सन ए है, पर्सन बी है, वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर जब हमने कंप्यूटर से कोई काम लेना है, कंप्यूटर से काम लेने के लिए भी हमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी। हम सी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, हम पाइथन में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को राइट करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर वन लो लेवल लैंग्वेज, नंबर टू हाई लेवल लैंग्वेज। होपफुली स्टूडेंट्स ये समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने इतने ही लिखने हैं जितने मैंने यहाँ वर्डिंग लिखी हुई है, ये लेंथ एनफ है। हाँ, मजीद अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों की, और कोशिश करें इनको बहुत अच्छे से करें। कोई क्वेश्चन हो मुझसे ना डिस्कस करें। ये एग्जाम्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैंने ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ये हैं, मौजूद है हमारे पास, और इसको आप इसको वर्क करो। कंपाइलर क्या होता है जी, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारा। हम आपको बताया हमारी जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड होता है, उस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने सी लैंग्वेज यूज़ की, मैं सी प्लस प्लस यूज़ करूँगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये इस लैंग्वेज में मैंने कोड लिखा, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा कोड, सोर्स कोड, और कंप्यूटर को तो ये समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर कहेगा भाई ये क्या चीज़ है, कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर कहेगा नहीं भाई ये मुझे नहीं पता ये क्या है। तो फिर हमें चाहिए कंपाइलर, हमें चाहिए कंपाइलर। ये कंपाइलर है फॉर एग्जांपल। कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को, जो यूज़र का कोड है, उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में।
यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके पास क्या है, कंपाइलेशन। इस प्रोसेस को कंपाइलेशन बोलते हैं। कंपाइलर एक प्रोग्राम है। A compiler is a program that translates the instruction of high-level language into machine language as a whole. It translates the source code into object code with .obj extension. और ये आपके पास क्या है, obj एक्सटेंशन में कन्वर्ट करेगा। ये मशीन लैंग्वेज में नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में करेगा। तो ये आपके पास क्या है, कन्वर्ट करेगा .obj कोड के अंदर। इफ देयर इज एनी एरर इन द कोड then it does not translate the code and display error. तो अब आपके पास कंपाइलर क्या करेगा जी, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा अगर तो सोर्स कोड में कोई भी साइंटैक्स एरर है। लॉजिकल एरर है फिर एरर नहीं जनरेट करेगा। जब साइंटैक्स एरर होगा तो कंपाइलर ने आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ही नहीं और एरर डिस्प्ले कर देगा भी ये इस टाइप का एरर है। तो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ। टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके पास हार्डवेयर कंट्रोल है जी इसमें, क्योंकि ये लैंग्वेज, इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इसमें फीचर्स लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी हैं। और इसमें हम हार्डवेयर जो है ना, इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और हम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। केस सेंसिटिविटी है। केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास क्या है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट सी, स्मॉल सी है, कैपिटल सी है, और ये दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी अपर केस एंड लोअर केस जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या कोई लेबल्स होते हैं या कोई भी फंक्शंस के नेम होंगे, दे आर कंसीडर्ड डिफरेंट इन अ सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम आगे चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा था कि हम एक मेन जो लॉजिक है प्रोग्राम की, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में, यूनिट्स में और फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको हैंडल करना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि आप पार्ट्स में डिवाइड कर सको, उसको बड़े बड़े प्रोग्राम्स को डिवाइड कर सको और उसको फिर हम यूनाइट करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज इज इजी टू मॉडिफाई एंड डीबग, मोर रीडेबल। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है जी राइट द यूज ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। अब टर्बो सी प्लस प्लस इज अ बोर्डलैंड इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर फॉर सी। ये बोर्डलैंड कंपनी है इंटरनेशनल, उसका ये कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस। इट इज़ एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसमें हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। In addition to compiler, TC provide a complete IDE जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम को और जिसमें हम सेव कर सकते हैं, जिसमें हम कंपाइल कर सकते हैं, जिसमें लिंक कर सकते हैं, जिसमें लोड कर सकते हैं, जिसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ही जगह के ऊपर बैठ के सारा काम हम कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस को हम, ऐसे प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं IDE। और ऐसा कि सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं होते, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे यूज़र किसी अकेले किसी भी प्रोग्राम के ऊपर काम ना करे। वो एक ऐसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे कि एक ही जगह के ऊपर बैठ के आप पूरी एप्लीकेशन, पूरा प्रोग्राम, पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जैसे हमने MS एक्सेस में देखा था, वो एक आपके पास क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वो भी एक IDE है जहाँ बैठ के हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, हम फॉर्म्स बनाते हैं, हम क्यूरीज लगाते हैं, हम रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। यहाँ इसी तरह टर्बो सी प्लस प्लस अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो कंप्लीट एक आपको पैकेज देता है जहाँ पे आप सारा काम आप आसानी से प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कोड होता है, इट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर। कंपाइलर प्रोड्यूस करेगा एंड रीड सम हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज सोर्स इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसलेट दैम इन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, और उसको मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है।
तो आपके पास क्या है, कंपाइलर का जो आउटपुट होगा, कंपाइलर हमें देगा वो ऑब्जेक्ट कोड है। सोर्स कोड आप लोगों को पता है बच्चों, सोर्स कोड हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड क्या है, सोर्स कोड होता है। और जो आप हैश इंक्लूड ये सारा आप लिखते हो शुरू में, वो आपका सोर्स कोड होता है। और कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होता है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। और उसके लिए हमें ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ही चीज़ है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे जो जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर हैं, इंटरप्रेटर हैं, असेंबलर हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। और कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर हैं जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले हमारे पास कंपाइलर है। कंपाइलर का आपको पता होना चाहिए। इंटरप्रेटर है जी। कंपाइलर हमारे पूरे सोर्स कोड को एक ही दफ़ा में रीड करता है। अगर तो उसमें कोई साइंटैक्स एरर है वो एट द एंड बताता है हमें। इंटरप्रेटर हमारे पास क्या है, एक एक लाइन को रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर एक ही दफ़ा में पूरे सोर्स कोड को रीड करेगा। सी लैंग्वेज है, C++ है, ये कंपाइलर बेस है। PHP है, पाइथन है बच्चों, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज हैं। और यहाँ पे एक एक लाइन को वो रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे पूरे सोर्स कोड को रीड करेगा। और ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, असेंबलर हमारे पास जो है ये असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करेगा। जो निमोनिक्स होते हैं जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, या जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। 0101 की लैंग्वेज के अंदर ये कन्वर्ट करेगा। ये असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। लिंकिंग एक प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा था, एमसीक्यूज भी इस तरह का किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है। लिंकर कंबाइंस लाइब्रेरी फाइल्स टू द ऑब्जेक्ट फाइल एंड प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल। के जो ओबीजे कोड होता है उसके साथ लिंकर एडिशनल लाइब्रेरी फंक्शन को कंबाइन करेगा और उसके बाद एक नई फाइल जनरेट करके देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक्जी फाइल जिसको बोलते हैं। और कंपाइल एंड रन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइल करने के लिए हमारे पास होती है Alt+F9 और रन करने के लिए हमारे पास होती है Ctrl+F9। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, आप इसको पढ़ो और इसमें मुझसे ना डिस्कस करो। कोई क्वेश्चंस हो ना, आपने मुझे लाजमी डिस्कस करना है। लोडिंग का क्या मतलब होता है, लोडिंग का मतलब है जो प्रोग्राम आपने सेव किया हुआ है रैम से हार्ड डिस्क में, जो पहले सेव किया था F2 करके, और आप जो लोड करते हो जैसे Ctrl+F9 करते हैं वो वापस आपकी रैम की तरफ आता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको लोडिंग बोलते हैं। हम इसके लिए कौन सी की प्रेस करेंगे जी, इसके लिए हम Ctrl+F9 प्रेस करते हैं। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, द इंटायर लॉजिक, जो पूरी प्रोग्राम की लॉजिक है, पूरी प्रोग्राम की लॉजिक उसको मेन फंक्शन के अंदर हम नहीं लिखते, उससे बाहर छोटे छोटे कोड लिख लेते हैं जिनको मैनेज करना, जिनको हैंडल करना, जिनको डीबग करना, और उनकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, प्रोग्रामिंग टाइम कम हो जाता है, आसानी से हम समझ सकते हैं। और ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास मेन फंक्शन के अंदर ही सारा कुछ लिख रहे होते हैं, यानी सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। और इसमें कोड को अंडरस्टैंड करना, उसको रीडेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, डीबगिंग मुश्किल होती है। आप इसकी ऐसे समझो, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ऐसे है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसमें प्रॉपर कैबिनेट्स बने हुए हैं, प्रॉपर सेक्शंस बने हुए हैं, और हर सेक्शन में प्रॉपर बुक्स मौजूद हैं जहाँ पे आप जाके बुक्स को फाइंड कर सकते हैं। और एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे हज़ारों लाखों बुक्स हैं लेकिन कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं है, वहाँ पे बुक्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप प्रॉपर
जो है ना छोटे छोटे फंक्शंस बनाओ, इंडिपेंडेंट कोड बनाओ और जिनको यूटिलाइज करो, जब मर्जी चाहो उनको इस्तेमाल करो और कॉल करो और बार बार रीयूज करो। तो ऐसी अप्रोच को हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच ये होती है। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि एक सिंगल यूनिट के अंदर आपके पास जो है ना हम पूरी लॉजिक को लिखते हैं और जो है उसमें हम जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। यानी एक ऐसा घर है जिसमें प्रॉपर कमरे बने हुए हैं, प्रॉपर सेक्शंस बने हुए हैं, प्रॉपर किचन है, कैबिनेट्स हैं, सब कुछ है, उसमें चीज़ें हैंडल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा एक पोर्शन है जहाँ पे चीज़ें आपकी स्कैटर्ड पड़ी हैं, कोई प्रॉपर पोर्शन नहीं है और कैबिनेट्स नहीं है, जहाँ पे आपको चीज़ों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच बेटा आप लोग बहुत यूज़ करोगे आगे प्रोग्राम की लॉजिक बनाने के लिए। लिंकर एक प्रोग्राम है, अभी मैं डिस्कस करके गया आपसे, जो ओबीजे फाइल के साथ लाइब्रेरी फंक्शन को लिंक करता है। और याद रखिएगा ये एक आपका प्रोग्राम है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है। सोर्स कोड हमें पता है कि ऐसा कोड जो यूज़र लिखता है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, साथ साथ इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। जो कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो यूज़र लिखेगा वो आपके पास क्या है, सोर्स कोड होता है। आप यहाँ पे डिफरेंट हेडर फाइल लगाते हैं, मेन फंक्शन लगाते हैं, ये सोर्स कोड है जो यूज़र राइट करता है। और हाउ इज़ अ हेडर फाइल इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम, कैसे हम इंक्लूड करते हैं उसके लिए हम हमारे पास सिंपल सा सिंटैक्स है, हम हैश लगाएंगे और यहाँ पे इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और एंगल ब्रैकेट है। हमने ना यहाँ पे हेडर फाइल का नेम लिखना है और डॉट एच लाजमी लगाना है। ये आपके पास हेडर फाइल्स हैं। इस तरह 27 हेडर फाइल्स होंगी जो बिल्ट इन हेडर फाइल्स हैं। यूज़र डिफाइन हेडर फाइल के लिए ना हम क्या करते हैं, यूज़र डिफाइन हेडर फाइल के लिए हैश इंक्लूड और हम लगाते हैं यहाँ पे डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे, वो आपके पास क्या है, माई फाइल है, माई फाइल डॉट एच लिख दें आप। तो ये यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड किया जाता है वो डिस्कस किया। वो कह रहे जी वाई डू यू इंक्लूड हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, क्योंकि इसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट फंक्शंस मौजूद होते हैं। यानी अब इनपुट की अगर हम बात करते हैं, इनपुट में हमारे पास स्कैनएफ है, हमें प्रोग्राम में इनपुट करना होता है। और आउटपुट का मतलब होता है कि इसके लिए हम प्रिंटएफ का फंक्शन होता है जो डिस्प्ले करता है। तो हमें हर प्रोग्राम के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं और प्रिंट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, इसलिए इसको हमने लाजमी इंक्लूड करना है क्योंकि इसमें हेडर फाइल्स, इस हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं जिसमें स्कैनएफ और प्रिंटएफ का फंक्शन भी है और उससे रेलिवेंट हेडर फाइल लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी जो उसमें फंक्शंस मौजूद हैं, अगर एक प्रोग्राम है उसमें आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो, उससे रेलिवेंट हेडर फाइल आपने लगानी है। What is the purpose of include preprocessive directive? This directive is used to add any header file in a program। और जैसे हम एक यूज़र डिफाइन हेडर फाइल लगाई, एक हमने ना बिल्ट इन हेडर फाइल लगाई, तो ये आपके पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है। व्हाट इज हैश इंक्लूड डायरेक्टिव? अभी मैं आपसे डिस्कस करके गया कि ये आपके पास हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेगा। ये आपके पास क्या है, इसको मॉडिफाई करता है बिफोर कंपाइलेशन। हैश डिफाइन क्या होता है? हैश डिफाइन एक ये भी एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है और ये कांस्टेंट मैक्रो को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैश डिफाइन और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास 10 है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और एक और मैं लिखा हैश डिफाइन, अच्छा एक बी एक हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है, उसमें मैं लिख दिया जी 5। अब ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट को मैक्रो डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन वैल्यूज़ को हम आगे चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, आगे अगर हम देखें हेडर फाइल्स, आगे हेडर फाइल्स के बारे में मैंने आपसे दिखा। कांस्टेंट मैक्रो क्या होती हैं? कांस्टेंट मैक्रो इज़ द नेम, ये एक नेम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जी हैश डिफाइन और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 है। अब एक्चुअली 10 जो है ना वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा
ये इसका सिंटैक्स है, ये रिप्लेस हो जाएगा। 10 की वैल्यू एक्चुअली रिप्लेस हो गई ए के साथ, और आगे जाके हम कहीं पे भी a+5 करेंगे तो इसका मतलब है 10+5 होगा। a-3 करेंगे, इसका मतलब है 10-3 होगा। तो ये एक्चुअली हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया विद द नेम। इसको हम कांस्टेंट मैक्रोज बोलते हैं। वो constant macro is a name that is replaced by a particular constant value before the program is sent to compiler. कंपाइलर में सेंड करने से पहले, यानी ये प्री प्रोसेसर आपके पास ये सारा काम होता है कि ये वैल्यू एक्चुअली ये जो है ना ये नेम के साथ कन्वर्ट हो जाएगी, और कंपाइलेशन से पहले फिर जाके हम Alt+F9 करते हैं। मेन फंक्शन का होना लाजमी है बच्चों। मेन फंक्शन ऐसे ही है सी प्रोग्राम के अंदर जैसे घर का मेन गेट होता है। और आपने ऊपर हेडर फाइल लगाई, आपने नीचे क्या लगाया, वॉइड मेन फंक्शन है, ये एंट्री पॉइंट है, ये गेट है समझो घर का। बच्चों ये समझो हमारे पास क्या है, घर का क्या है, मेन गेट है, और जहाँ से आपने एंटर होना होता है, जहाँ से हमने इन होना होता है, ये मेन गेट है। जैसे ही हम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को ढूंढेगा और उसकी बॉडी में जो कुछ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मेन फंक्शन का होना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है, ये एंट्री पॉइंट है। मेन फंक्शन के बगैर आपका सी का प्रोग्राम नहीं चल सकता, और ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं फंक्शंस का पता, बाकी फंक्शंस का, उसको सिर्फ मेन फंक्शन को ही उसने ढूंढना है और उसके अंदर ही जो कुछ है उसने एग्जीक्यूट करना है। बेशक हजारों लाखों फंक्शन इससे बाहर आपने बनाए हुए हैं, वो उन्हीं चीज़ों को चलाएगा, उन्हीं को चलाएगा जहाँ पे जो है ना आपने उन जो मेन फंक्शन के अंदर ही जो चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये समझ लो आपके पास ऐसे ही है जैसे कॉलेज का मेन गेट होता है, यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, घर का मेन गेट है जहाँ से आप इन होते हैं। डेलीमीटर्स क्या होते हैं जी, डेलीमीटर्स बाउंड्रीज होती हैं, जैसे यहाँ पे ये डेलीमीटर्स हैं स्टार्ट और एंड, और ये आपके प्रोग्राम की बाउंड्री होती है कि उसका स्कोप होता है कि कहाँ तक आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, और इसको स्टार्ट करना और फिर उसको क्लोज करना ये लाजमी होता है। मेन फंक्शन की बॉडी को ये इसके अंदर हम लिखते हैं, और ये आपके पास क्या है, मेन फंक्शन की बॉडी होती है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स क्या होते हैं, हर जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं मेन फंक्शन की बॉडी में, उसको हमने क्या करना होता है, स्टेटमेंट्स को क्लोज करना होता है। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल हमारे पास ए है, उसको मैंने 10 स्टोर किया। इस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स हैं और उनको हमने क्लोज करना है, वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के ज़रिए हम करते हैं। ये सेमी कॉलन हमारे पास है। बग क्या है, बग आप लोगों को सबको पता है, बग एरर होता है। डीबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एरर को रिमूव करते हैं। दोबारा बग आ गया। सिंटैक्स एरर क्या होता है, ऐसा एरर जो हम लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगा रहे, प्रिंट एफ की जगह मैंने लिख दिया जी कैपिटल पी लिख दिया या प्रिंट लिख दिया, और उसके बाद जो है ना वॉइड का वी कैपिटल कर दिया, करली ब्रेसेस स्टार्ट तो मैंने की हैं डेलीमीटर, लेकिन क्लोज नहीं की बच्चों, भूल गया। तो ये सिंटैक्स को एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो देम। देन द एरर अकर दैट इज अ सिंटैक्स एरर। और उसके बाद रन टाइम एरर वो एरर होता है जब हम इलीगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी टेक्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर के साथ, या किसी नंबर को डिवाइड कर दें ज़ीरो के साथ, वो रन टाइम एरर है। और लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल एरर होता है जिसको फाइंड करते हैं, मतलब जो रिजल्ट्स जब गलत आते हैं तब, जिसकी बेस के ऊपर रिजल्ट गलत आते हैं। आपने 6+6 करना था और जब रिजल्ट देखा आपने 36 आया, तो इसका मतलब है आपने 6+6 नहीं किया, आपने 6 × 6 कर दिया गलती से। तो फार्मूला में, लॉजिक में जो मिस्टेक होती है, एल्गोरिथम में जो मिस्टेक्स करते हैं हम लॉजिक में, फार्मूला में, वो हमारे पास लॉजिकल मिस्टेक होती है, सबसे मुश्किल होती है। और अब इसी तरह हमारे पास जो रन टाइम एरर होता है, और वो यहाँ पे एक ऐसा भी है कि रन टाइम एरर में नंबर को डिवाइड करें ज़ीरो से, या किसी टेक्स्ट में स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसमें टेक्स्ट उसमें आप नंबर स्टोर करने की कोशिश करो, तो या आपने जो है ना
डेटा टाइप इंटीजर है, आप उसको स्ट्रिंग दे दो, तो वो आपके पास क्या है, मेमोरी से रिलेटेड जो ये होते हैं, तो वो भी हमारे सिंटैक्स एरर होता है। सिंटैक्स एरर यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल नहीं लगाते और प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा, लिंक नहीं होगा आपका कोड, क्योंकि ये फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा, एरर शो होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज एंड इट इज़ द हेडर फाइल ऑफ द प्रोग्राम व्हेन स्टैंडर्ड डॉट एच फाइल इज मिसिंग इन अ सी लैंग्वेज कंपाइलर शो द सिंटैक्स एरर ऑन द स्क्रीन। और ये सिंटैक्स एरर शो करेगा जी। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, दैट इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, आबाई लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज है, वो मशीन लैंग्वेज है, और वो अभी भी मशीन लैंग्वेज समझता है। हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को, निमोनिक्स को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज ये जिसमें हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की हार्डवेयर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो लो लेवल लैंग्वेज में होती है। और जो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपके मोस्टली आपके लो लेवल लैंग्वेज में बनते हैं, जिसमें असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। और इंसान हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, यस, ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, उसको डायरेक्टली हम नहीं चला सकते, और उसके लिए हमें कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी ह्यूमन की तरह की लैंग्वेज होती है, जिसको समझना आसान है, अंडरस्टैंड करना आसान है, प्रोग्राम्स को राइट करना आसान है। और बच्चों, सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, बेसिक है, और पाइथन भी लिखो बच्चों। पाइथन वेरी पावरफुल लैंग्वेज। तो ये पाइथन लैंग्वेज है, ये मेरी वीडियो सीरीज है पाइथन के ऊपर बनी हुई है। आईसीएस पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, अब पाइथन लैंग्वेज ही ऑनवर्ड चलेगी इंशाल्लाह। तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर कोड लिखना बहुत आसान है। उसके बाद वाई डज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट फास्टर, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को क्यों फास्टर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही 0101 की फॉर्म में ट्रांसलेशन टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो ऑलरेडी ही कन्वर्टेड होता है, इसलिए फास्टर होता है। मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है जी, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड किसी भी मशीन पे चल सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज का कोड अगर आपने AMD प्रोसेसर पे बनाया, आप इंटेल के प्रोसेसर पे बना सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होती है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। लेकिन मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, दैट इज मशीन डिपेंडेंट, वो मशीन डिपेंडेंट ही होता है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने बता दिया, मशीन इंडिपेंडेंस होगी, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड भी हो गया। और लास्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा बच्चों, कि हमारे पास क्या है, वाई सी इज नोन एज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। सी इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, और वो कह रहा है जी कोई भी वेरिएबल है उसको आप पहले डिक्लेयर करोगे, फिर उसको यूज करोगे, बस सिंपल। अब ऐसे आप कर सकते हो a इज इक्वल टू 10। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, पाइथन में ऐसा कर सकते हैं a इज इक्वल टू 10, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते, पाइथन में ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सी इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, एवरी वेरिएबल यू वांट टू यूज इट यू मस्ट डिक्लेयर इट फर्स्ट, आप पहले उसको डिक्लेयर करोगे। तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, और सी इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में डायरेक्टली हम वैल्यू लिख सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर की वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपके आंसर, आपने क्वेश्चंस पूछने हो, रेलिवेंट टॉपिक हो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड, आज मैंने MCQs के ऊपर फोकस किया, शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को बार बार देखो, इन क्वेश्चंस को बार बार याद करो। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, तो वही मैंने आपसे डिस्कस किए और उसको इलेबोरेट किया। मज़ीद आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई क्वेरी है, आप लाजमी मुझसे शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो आप उसको बैठ के ज़रा कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।